नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 1983 में भारत के विश्व कप क्रिकेट की जीत की। ये वो जीत थी जिसने भारत में क्रिकेट के मायने बदल दिए। क्रिकेट किस तरह खेली जाती थी भारत में, उसके बारे में लोगों की सोच बदल दी। तो अब तक हमने बात की थी लीग मैचेस की। तो लीग मैचेस में भारत ने 6 में से 4 मैच जीते। आपको याद होगा हमने बात की थी, भारत ने एक मैच वेस्ट इंडीज से जीता, एक हारा, एक ऑस्ट्रेलिया से जीता, एक हारा, और 2 मैच जिम्बाब्वे से जीते। तो इस तरह से भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया ग्रुप बी के अंदर, और वेस्ट इंडीज 6 में से 5 मैच जीतकर पहले स्थान पर रहा। तो लीग मैचेस के बाद जो पॉइंट्स टेबल थी उसकी स्थिति इस तरह थी कि ग्रुप ए से इंग्लैंड और पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए, जबकि ग्रुप बी से भारत और वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल्स के लिए। अब चूंकि इंग्लैंड पहले स्थान पर था ग्रुप ए में और भारत दूसरे स्थान पर था, तो उनका आपस में मुकाबला होना था, जबकि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का सेमीफाइनल में मुकाबला होना था। दोनों सेमीफाइनल 22 जून को खेले जाने थे। वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान के साथ ओवल में खेलना था लंदन के अंदर। जो मैच वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के साथ खेला, पाकिस्तान को बहुत आसानी से वेस्ट इंडीज ने हरा दिया। अब दूसरा मैच इंग्लैंड वर्सेस हिंदुस्तान, इंडिया, और इस मैच पर सारी निगाहें लगी हुई। एक, इंग्लैंड जिस देश में मैच हो रहा था, इंग्लैंड के अंदर मैच हो रहा था, तो होम टीम थी, इसलिए बहुत सारी आशाएं थी। उधर से भारत जो कि पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा था, तो हमारे देश में बड़ी उत्साह की लहर थी। इंग्लैंड में रहने वाले भारतीय बहुत बड़ी संख्या में मैच देखने के लिए पहुंचे हुए थे, और बहुत सारे लोग उत्सुक थे और बहुत सारे लोग चाहते थे कि भारत जीते। तो एक ऐसा माहौल था। लेकिन उस माहौल में जहां करके भारत की जीत की सोच हो रही थी कि भारत अच्छा प्रदर्शन करेगा, उस माहौल में इंग्लैंड के अंदर जो बैटिंग का रेट था, यानी कि जो शर्त लग रही थी, जो बैटिंग हो रही थी, वो अभी भी पूरी तरह से इंग्लैंड के पक्ष में थी, लगभग 50-1। इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स ने 22 तारीख को सुबह जब मैच शुरू होना था, तो ऐसे रिपोर्टिंग लिखी, इंग्लैंड गेट फ्री वे टू द फाइनल्स। संदीप पाटिल बोलते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब सुबह हमने सबने अखबार पढ़ी तो हमें बहुत तकलीफ हुई, और हमारा इरादा और मजबूत हो गया कि हमको किसी भी तरह से इस मैच में बहुत अच्छा करना है और इस मैच को जीतना है। मैच शुरू हुआ, टॉस जीता बॉब विलिस ने, जो इंग्लैंड के कैप्टन थे। पहले बैटिंग करने का उन्होंने फैसला किया। भारत ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की, बहुत सदी हुई नपी-तुली गेंदबाजी, ज्यादा आजादी नहीं दी, जबकि 2 बहुत शानदार बैट्समैन ओपनिंग कर रहे थे, ग्रीम फाउलर और क्रिस टेवरे। 69 रन तक इंग्लैंड का स्कोर पहुंचा। सबसे पहला परिवर्तन के तौर पर रॉजर बिन्नी आए। शुरुआत की थी कपिल देव और बलविंदर संधू ने, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। विकेट नहीं मिला, पर उन्होंने रन भी आजादी से नहीं बनाने दिए। लेकिन रॉजर बिन्नी ने आते ही चमत्कार किया। सबसे पहले उन्होंने टेवरे को आउट किया और फिर थोड़ी देर बाद ग्रेम फाउलर को आउट कर दिया। लेकिन इससे अभी पूरा मैच बहुत कुछ बाकी था, क्योंकि बहुत सारे ओवर्स थे, और देखिए कौन लोग अभी बैटिंग करने इंग्लैंड के लिए बाकी थे। डेविड कार, वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन इन द वर्ल्ड, एलन लैम, एक्सप्लोसिव बैट्समैन, माइक कैटिंग, स्पिन के माहिर थे और तेज गेंदबाजी को बहुत अच्छा खेलते थे। फिर इयन बॉथम, जो शायद आज तक भी वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक है, या शायद दी बेस्ट ऑलराउंडर है। उसके अलावा विकेट कीपर गौल्ड, और यहाँ तक कि फास्ट बॉलर ग्रैहम डिली भी काफी अच्छे बैटिंग कर लेते थे। लेकिन वो 4 प्रमुख बैट्समैन जिनके मैंने शुरू में नाम लिए, टेवरे और फाउलर के आउट होने के बाद, वो भी बाकी थे। पर भारत के दिमाग में कुछ और था। डेविड कार बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, सही खेल रहे थे, रन तेजी से नहीं बना पा रहे थे, लेकिन बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। एलन लैम का साथ उनको मिला हुआ था। और फिर एकाएक कुछ चीज हुई, अमरनाथ को बॉलिंग पे लाया गया, और अमरनाथ ने आते ही डेविड कार को आउट कर दिया, किरमानी के हाथ कैच कराकर, और वो देखते ही बनता था। थोड़ी देर बाद यशपाल शर्मा के एक शानदार थ्रो से एलन लैम रन आउट हो गए, और मुझे लगता है ये सेमीफाइनल का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद कीर्ति आजाद और अमरनाथ दोनों गेंदबाजी कर रहे थे, और आप उनकी किफायती गेंदबाजी का अंदाजा इससे लगा सकते हैं
कि अमरनाथ ने अपने 12 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि कीर्ति आजाद ने 12 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट लिया। और आप ये अंदाजा लगाइए भारत कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था कि इयान बॉथम जैसा एक्सप्लोसिव बैट्समैन जो बहुत तेज गति से रन बनाते थे, वो 28 गेंद में मात्र 6 रन बना सके। और फिर वो समय आया जब माइक कैटिंग को अमरनाथ ने आउट किया और कीर्ति आजाद ने एक चमत्कारिक जैसी गेंद, जो कि ना केवल नीची रही बल्कि टर्न भी हुई, उससे उन्होंने इयान बोथम को क्लीन बोल्ड कर दिया। कीर्ति आजाद आज भी बताते हैं कि उन्हें नहीं पता ऐसा कैसे हुआ। जब कपिल देव ने उनसे पूछा कि यार या तो गेंद नीची रहती है या टर्न होता ही है, ये मैच के दौरान की बात है, तो तुमने ऐसा कैसे किया कि गेंद टर्न भी होगी और गेंद नीची भी रहेगी? तो कीर्ति आजाद ने कहा ये मेरा ट्रेड सीक्रेट है, मैं बहुत दिन से इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो ये हंसी मजाक में जो कीर्ति आजाद ने बाद में बात बताई। बहरहाल किस्मत बहादुरों का साथ देती है, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कोशिश करते हैं। तो इस तरह से इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा गई। अंतिम जो बैट्समैन थे, जो टेल एंडर्स थे, जिसमें कुछ लंबे हाथ मारने की क्षमता डेली में और पॉल एलट दोनों में थी, उनको कपिल देव ने जमने नहीं दिया और अंतिम 3 विकेट कपिल देव ने बहुत जल्दी ले लिए। तो इस तरह से कुल मिलाकर 213 रन 60 ओवर में इंग्लैंड की टीम बना पाई और ऑल आउट हो गई। और अब एक बार ऐसा लगने लगा था कि क्या भारत इस बार विश्व कप के फाइनल में पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। बारी आई भारत की बैटिंग की। शुरुआत सुनील गावस्कर, महान सुनील गावस्कर और कृष्णमाचारी श्रीकांत दोनों ने की। ठीक ठाक शुरुआत थी, ना बहुत तेज ना बहुत धीमी। 46 रन तक कोई विकेट नहीं, भारत थोड़ा सा मैच में बना हुआ था। लेकिन एकाएक 2 झटके लगे। पहले गावस्कर 25 रन बनाकर आउट हुए, श्रीकांत 19 रन बनाकर, और 50 रन पर 2 विकेट आउट होने के बाद, 2 प्रमुख आउट विकेट जाने के बाद एकदम से भारतीय पारी पर ब्रेक लग गया। अमरनाथ और पाटिल, माफ कीजिएगा, अमरनाथ और यशपाल शर्मा मैदान पर थे। अमरनाथ बताते हैं कि उन्होंने यशपाल को कहा कि अब हम थोड़ी देर रुक कर खेलते हैं, विकेट रहने जरूरी है, रन धीरे धीरे बनाते हैं। तो उन्होंने बहुत धीरे धीरे पारी को जोड़ा। भारतीय टीम बहुत दबाव में आ गई, सिंगल डबल बहुत स्लो रन बन रहे थे और दबाव भारतीय टीम पर पड़ता जा रहा था, क्योंकि 4.78 की एक दबाव औसत चाहिए थी, जो उस जमाने में लगभग 5 की औसत बनाना चेस करते हुए काफी मुश्किल माना जाता है। 60 ओवर का मैच था, तो लंच ब्रेक भी होता था, टी ब्रेक भी होता था। टी ब्रेक में जब यशपाल और अमरनाथ ड्रेसिंग रूम में गए, तो आप जानकर हैरान होंगे कि किसी ने उनको चाय कॉफी नहीं पूछी। सब मानो उनसे नाराज है, किसी ने उनको पानी नहीं पिलाया, उन्होंने खुद ही अपने आप को पानी पिलाया। और चूंकि टीम पे प्रेशर था और टीम को लग रहा था कि ये बहुत धीरे खेल रहे हैं। टी ब्रेक के बाद अमरनाथ और यशपाल जब आ रहे थे पिच की तरफ खेलने के लिए, तो अमरनाथ ने कहा यशपाल को कि अब हमें रन बनाने पड़ेंगे, हम दोनों रिस्क नहीं लेंगे, मैं रिस्क लूंगा और तुम रुक कर खेलना, और अब जाकर हम रन बनाना शुरू करते हैं। तो टी ब्रेक के पहले ही ओवर में अमरनाथ ने एक चौका मारा। चौका मारते ही थोड़ा उनके हौसले बुलंद हुए। अब तय ये हुआ था कि यशपाल रुके के खेलेंगे, लेकिन अगले ओवर में यशपाल ने भी फिर एक और चौका मारा। तो अमरनाथ ने उसको कहा कि क्या कर रहे हो यार, तुम रुको, मैं मारता हूं, ताकि हम में से अगर एक मैं आउट भी हो गया तो आप मैच संभालोगे। यशपाल ने कहा ठीक है जिम्बाजी बोलते थे उनको, जिमी अमरनाथ निकनेम है उनका, जिम्बा। तो उन्होंने कहा ठीक है। उससे अगले ओवर में बॉब विलिस के गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर से लेग स्टंप पे मिड विकेट के ऊपर यशपाल ने इतना जोरदार छक्का जड़ा कि देखने वाला था, और पूरा मैदान एकदम से भारतीय जो दर्शक थे, जो भारतीय समर्थक थे, वो खुशी से झूम उठे। यशपाल को आके अमरनाथ ने कहा क्या कर रहे हो, तुम आउट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे मारने दो। यशपाल ने कहा जिम्बाजी, बॉब विलिस ने मुझे मद्रास में गाली दी थी, मैंने आज उसका बदला ले लिया। तो ये कहानियां प्रेरणादायक। आप देखिए कितना दबाव चल रहा है और कितनी आप पहली बार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल रहे हो और उसमें ऐसी जीवट की चीजें हो रही हैं। और फिर उसके बाद 92 रन की पार्टनरशिप हुई अमरनाथ और यशपाल के बीच में। यशपाल ने भी एक तरफ से दोनों छोर से अब अच्छे खुल की बैटिंग होने लगी। फिर
अमरनाथ रन आउट हुए, लेकिन अमरनाथ ने 46 रन में 4 चौके और 1 छक्का जड़ा। और फिर उतरे उस समय के भारत के बहुत फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन संदीप पाटिल, जिन्होंने ड्रेसिंग रूम में बैटिंग पर आने से पहले कहा, बॉब विलिस हो या कोई और हो, मैं जाकर आज मारने वाला हूं। और 51 रन उस सेमीफाइनल में संदीप पाटिल ने बनाए। 32 गेंदों में 8 चौके इसमें शामिल थे। ये 65 रन, लगभग 60 रन से ऊपर की पार्टनरशिप हो चुकी थी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यशपाल आउट हुए 61 रन बनाकर। उन्होंने भी 2 छक्के लगाए। यशपाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं, यशपाल शर्मा, जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, और अगर हम 1983 का वर्ल्ड कप देखें तो उनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत ने जो पहला मैच जीता लीग में वेस्ट इंडीज में, उसमें उन्होंने 89 रन बनाए। तो हर महत्वपूर्ण मैच में और हर महत्वपूर्ण मौके पे उन्होंने रन बनाए और उन्होंने बहुत योगदान दिया। संदीप पाटिल का फिर साथ देने के लिए उतरे कपिल देव, और तब तक भारत 200 से अधिक रन कर चुका था। संदीप पाटिल ने कुछ और हाथ दिखाए और बॉब विलिस की एक गेंद पर और आखिरी गेंद पर जब स्कोर बराबर हो गए 213, तो ऐसा हुआ 2 रन लिए कपिल देव और संदीप पाटिल ने। तो जो लोग थे मैदान में उनको लगा भारत जीत गया, तो बहुत सारे भारतीय दर्शक मैदान पिच पर आ गए कपिल देव और संदीप पाटिल को बधाई देने के लिए, लेकिन वो गलत था, क्योंकि वो स्कोर बराबर हुए थे, भारत को जीतने के लिए भी रन बनाने थे। भीड़ को वापस भेजा गया। बॉब विलिस ने सारी फील्ड ऑफ स्टंप पे लगा दी। संदीप पाटिल ने एच किया, चौका मारा और 217 रन 4 विकेट के नुकसान पर 54.4 ओवर्स में भारत ने 6 विकेट से वो सेमीफाइनल जीत लिया। और वो सारी चीजों को छुटला दिया, चाहे वो बैटिंग की बात थी, चाहे न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स थी, या लोगों की सोच थी कि इंग्लैंड से तो भारत आसानी से इस सेमीफाइनल में हार जाएगा। लेकिन जो हौसला उन्होंने दिखाया, ये वो टीम नहीं थी जो 2 जून को या 3 जून को इंग्लैंड गई थी। इस टीम में कुछ परिवर्तन आ चुका था, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी थी। सुनील गावस्कर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि 175 रन का जो नॉक था कपिल देव का, वो गेम चेंजर था। तो मेरे साथी कमेंटेटर ने उससे पूछा, गेम चेंजर से अर्थ के ये गेम बदल दिया उन्होंने कहा नहीं, भारत में जिस तरह से अब क्रिकेट खेली जाने लगी थी वो उसका गेम चेंजर था। तो इस तरह से अब भारत पहुंच चुका था फाइनल में, और मुकाबला होना था बेहद शक्तिशाली वेस्ट इंडीज से, और इतिहास आधा तो रचा जा चुका था, आधा भी रचा जाना बाकी।